वो कहते हैं एक व्यक्ति प्रमाण के साथ मेरे सामने आए और मेरे ऊपर एलिगेशन आरोप सिद्ध तो करके दिखाए। आरोप लगाने बड़े आसान होते हैं राजनीति। आपके माध्यम से दुष्यंत को मैं यही कहूँगा कि भाई तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे सबूत के साथ तेरे को बढ़िया तरीके से तेरी तसल्ली कराएंगे। आपके भाई हैं बड़े दिग्विजय चौटाला जी, डबवाड़ी से तैयारी कर रहे हैं, मुद्दे बांटे जा रहे हैं, लाइब्रेरी खोली जा रही है, कैसे देखते हो? और जहाँ विचारधारा का फर्क आ जाता है, परिवार नहीं देखा जाता, लड़ाई लड़नी होती है। उनको मन में डर ये है कहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी अगर किंग मेकर की भूमिका में पहुंचती है ना, ये बीजेपी के साथ ना चले जाएं। सबसे बड़ा डर जनता के मन में ये है अर्जुन जी आज के टाइम। एकमात्र आप हो जो टिकट लेकर के चुनावी रण में उतरे हो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, और जहाँ पर भी मुकाबला तिकोनिया होता है, हमारा इतिहास रहा है, हम हमेशा जीत करके निकले। इस बार पूरी तैयारी है कि भाई जो एक सीट है वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से खोस ली जाए, उसको कैसे देखते हो? देखिए जी, जैसे यहाँ से मौजूदा विधायक रणजीत चौटाला जी हैं, वो भी आपके परिवार से आते हैं, तो आपसे बड़े भी हैं, एक प्रतिद्वंदी के तौर पे कैसे देखते हो आप उनको? वो भी ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलते हैं और काशीराम की विचारधारा पर चलते हैं। आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी भी एक हो चुकी है, और पहले ये भी कहा जाता था कि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा भी इलेक्शन से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल चले जाएंगे। आज इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके राज के अंदर लाखों किसानों की ज़मीन को सस्ते रेटों पे एक्वायर करा गया, और भी सस्ते दामों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो ज़मीन अलॉट करी। तो क्या ये एक नया शंखनाद नजर आता है उचाना की धरती से अभय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? आयोग को चिट्ठी लिखी गई है इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की तरफ से कि भाई डेट थोड़ी ही डिले कर दी जाए। कारण क्या है? पार्टी की तैयारी नहीं है या कुछ कारण हो रहा है? हमने क्या, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं कि हमें लोकसभा में सजा दे चुकी है जनता, अब बार बार सजा नहीं देती जनता, अब हम दिल जीतने का काम करेंगे। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के कद्दावर और युवा नेता अर्जुन चौटाला जी। चौटाला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा पर। अर्जुन जी, जैसे एकमात्र आप हो जो टिकट लेकर के चुनावी रण में उतरे हो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, पार्टी की तैयारी और आपकी तैयारी कैसी है रानिया हल्के में? देखिए जी, रानिया जो हल्का है जी, मैं ये मानता हूँ जी, हमारा संगठन अगर सबसे मजबूत कहीं पर है तो वो रानिया हल्के में जी। और पिछले 5 साल से, सिर्फ केवल 5 ही नहीं, उससे पहले से भी हमारा कार्यकर्ता की हमेशा से एक मांग थी कि परिवार का कोई सदस्य लड़ना चाहिए जी। और उसी प्रकार से कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में भी थे और उन्होंने तैयारी भी करी। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली, और मैं इतना पक्का कह सकता हूँ जी, रानिया के अंदर हमारे एक एक कार्यकर्ता की पूर्ण रूप से पूरी तैयारी। जैसे यहाँ से मौजूदा विधायक रणजीत चौटाला जी हैं, वो भी आपके परिवार से आते हैं, तो आपसे बड़े भी हैं, एक प्रतिद्वंदी के तौर पे कैसे देखते हो आप उनको? देखिए जी, जहाँ तक परिवार की बात आती है, यहाँ पर लड़ाई जो है वो विचारधारा की है जी। हमारी विचारधारा जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ी हुई है, उनकी विचारधारा उसके साथ जुड़ी है जो उनको टिकट देगा। विचारधारा का फ़र्क है जी। और जहाँ विचारधारा का फ़र्क आ जाता है, परिवार नहीं देखा जाता, लड़ाई लड़नी होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और भी मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर और प्रदेश भर में आपको ऐसे बतेरे उदाहरण मिल जाएंगे। इन बातों का इतना नहीं मायने रखता। हमारा दायित्व ये है कि जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने विकास के कार्य रानिया के क्षेत्र में, सिरसा के क्षेत्र में कराए थे, दोबारा एक सरकार बना के उसी तरह विकास का एक पूरा जाल बिछाने का हमारा ही दायित्व बनता है। अर्जुन चौटाला, जैसे आप युवा हो और फील्ड में भी उतरे हुए, एक्टिव हो, रानिया हल्के में आपको क्या क्या खामियां नज़र आती है कि भाई लंबे समय से जब से आपकी सरकार गई है यहाँ विकास कार्य नहीं हुए? देखिए जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ इलाके के स्पेसिफिक हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिस प्रकार पूरे प्रदेश में वो यहाँ पर भी है। जी। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा क्राइम इतना नहीं बड़ा, लेकिन नशा बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और यहाँ पर जी नशा का प्रकोप बाकी इलाकों से ज़्यादा है। रानिया शहर के अंदर बहुत बुरा प्रकोप है इसका। बहुत ऐसे युवक हैं जिनकी मृत्यु इसी बात से हुई है, ओवरडोज की वजह से हुई है, या वो नशे के आदी हो चुके थे। तो एक बहुत सीरियस मैटर है। दूसरा जी कॉलेज का है, एजुकेशन का है। ना तो ही रानिया के अंदर कोई महिलाओं के लिए पर्याप्त कॉलेज बनाए गए, ना ही एजुकेशन को किसी प्रकार से बढ़ावा दिया गया, और ना ही चिकित्सकों किसी प्रकार से बढ़ावा दिया गया। आज सिरसा में सबसे बड़ी कमी ये महसूस होती है कि इस इलाके में कैंसर से बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन पूरे ज़िले में कैंसर का कहीं पर इलाज नहीं है, ऑन्कोलॉजी का कोई सेंटर नहीं है। हमारा ये दायित्व रहेगा, इनेलो की सरकार बने, सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज ये सरकारें तो नहीं बना पाई,
हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। हम कैंसर के लिए, हार्ट के लिए, न्यूरो के लिए सरकारी स्पेशलिस्ट, सरकारी अस्पताल को स्पेशल प्रावधान दिए जाएंगे ताकि इन चीज़ों का इलाज अच्छी तरह से भी हो और ये बीमारियां जो है इनको जड़ से उखाड़ा जाए। जैसे चौटाला साहब, दोनों पार्टियों का अलायंस हो गया है, किसान और कमेरा कहते हैं कि अब एक हो गया है, बीएसपी और इनेलो। दूसरी ओर गठबंधन एक नया और हुआ है कल, वो भी ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलते हैं और काशीराम की विचारधारा पर चलते हैं। आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी भी एक हो चुकी है। देखिए जी, कहने से विचारधारा नहीं हो जाती जी। आपको विचारधारा अपनानी होती है और विचारधारा के ही तहत आपको काम करने होते हैं। कि आप जजपा की बात करते हैं, इन्होंने तो पिछले 5 साल में एक बार नहीं अनेक बार साबित कर दिया, बार बार बीजेपी को सपोर्ट करके, कि वो उस विचारधारा के नहीं है। और इन लोगों का राजनीतिक महत्व जो है वो आज के दिन ख़त्म हो चुका है। मेरा मानना है जिनका राजनीतिक महत्व ख़त्म हो जाता है उनका प्रदेश के अंदर या कहीं पर भी अब कोई जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे दुष्यंत चौटाला के ऊपर अर्जुन भैया आरोप बहुत ज़्यादा लगे कि वह कमीशन जाता है सीधा, 10% हिस्से थे जो भी इनके पास महकमे थे। पिछले दिनों मैंने दुष्यंत चौटाला जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला तो मैंने ये सवाल उनके सामने रखा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कमीशन खाया है तो दुष्यंत चौटाला ने खाया है और जेजेपी ने खाया है। वो कहते हैं एक व्यक्ति प्रमाण के साथ मेरे सामने आए और मेरे ऊपर एलिगेशन, आरोप सिद्ध तो करके दिखाए। आरोप लगाने बड़े आसान होते हैं राजनीति में। मैं तो आपके माध्यम से उसको कहना चाहूँगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे जी। प्रमाण भी होंगे, जांच भी होएगी और जब ये दोषी पाया जाएगा तो सज़ा भी होएगी। विधिवत रूप से जो कार्रवाई है पूरी तरह से। और इन लोगों के खिलाफ तो आज ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको भी ध्यान होगा, आपके माध्यम से लोगों को भी इस बारे का पता होगा कि विजिलेंस की इंक्वायरी जो है और इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ हैं वो इनके खिलाफ खुल चुकी हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ने वाली बात है। आपके माध्यम से दुष्यंत को मैं यही कहूँगा कि भाई तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे सबूत के साथ तेरे को बढ़िया तरीके से तेरी तसल्ली कराएंगे। चौटाला साहब, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं शुरू से ही। और पहले ये भी कहा जाता था कि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा भी इलेक्शन से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल चले जाएंगे। आज इलेक्शन की डेट आ चुकी है 1 अक्टूबर, लेकिन हुड्डा साहब पूरे जोर के साथ प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। देखिए जी, कई बार कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है लेकिन वो प्रक्रिया होती है। जब हम बात करते हैं कि जेल जाएंगे, हम कोई मजाक में ये बात नहीं कहते। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके राज के अंदर लाखों किसानों की ज़मीन को सस्ते रेटों पे एक्वायर करा गया और भी सस्ते दामों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो ज़मीन अलॉट करी गई, जिन्होंने आगे जाके पता नहीं कितने करोड़ों का एक किला बेचा है। ये एक लाखों करोड़ का घोटाला है जिसमें ना तो किसान को पूरा उसका धन मिला और ना ही उसके बाद कोई रोज़गार के साधन मिले। उसके अलावा कमीशन के तौर पर लाखों करोड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद और अपने उद्योगपति साथियों के साथ मिलकर के खाए। रॉबर्ट वाड्रा को इन्होंने ज़मीन दिलाई, या सारे देश को, प्रदेश को पता है। इन्होंने जो रिलायंस के ज़मीन के घोटाले करे, ये सारे देश और प्रदेश को पता है। जब काम करा हुआ हो, कोई गलत काम करा हुआ हो तो उसका खामियाजा भरना पड़ता है। देर सवेर में कोई देर लग सकती है पर सवेर ज़रूर आएगा। ये आज केवल एकमात्र कारण से बचा हुआ है, सिर्फ इस बात पे कि इन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग कर रखी है कि जी आप हमारे ऊपर कार्रवाई को आगे ना बढ़ने दो और कांग्रेस को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। अर्जुन जी, जैसे कांग्रेस की कहते हैं 5 सीटें जीतने के बाद लोकसभा में एक हवा आई है कि भाई इस बार कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, सरकार बना सकती है। तो इनेलो की हवा है वो किस क्षेत्र तक सीमित है या हवा है ही नहीं इस बार भी? देखिए, आज चाहे हवा किसी भी रुक जाए, आज 52 सीटों पर हमारा तिकोणिया मुकाबला है इनेलो बीएसपी का, ये बाकी दोनों पार्टियों के साथ। और जहाँ पर भी मुकाबला तिकोणिया होता है, हमारा इतिहास रहा है हम हमेशा जीत करके निकले। आप 100% मान के चलो कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में भी बहुत फेरबदल होने हैं। अभी तो बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो इंडियन नेशनल लोकदल है ना, या चौधरी देवीलाल परिवार है, जनता के मन में एक डर हो गया है दुष्यंत के कारण। उनको मन में डर ये है कहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी अगर किंग मेकर की भूमिका में पहुंचती है ना, ये बीजेपी के साथ ना चले जाए। सबसे बड़ा डर जनता के मन में ये है अर्जुन जी आज के टाइम में। सबसे बड़ी बात तो आपके माध्यम से मैं लोगों को भी एक विश्वास दिलाऊंगा कि जी देखो, हर परिवार के अंदर कोई एक आधा ऐसा होता है जो उल्टा चलता है। ये था उल्टा चलने वाला। लेकिन आज मेरा ये मानना है हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, हमारी विचारधारा कहाँ पर है।
पिछले 5 साल में इस बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे बड़ी लड़ाई किसी ने लड़ी है तो चौधरी अभय सिंह जी ने लड़ी। जिस प्रकार के लोग ये बात कहते हैं वो केवल राजनीतिक विरोधी हैं, जिनसे खुद कभी जनता के लिए ना कोई त्याग दिया गया, ना कोई कदम उठाया गया, ना हाउस में इनसे कोई बात उठाई गई। हमारा एक सीधा सीधा सा दायित्व है, किंग मेकर बनेंगे तो जिसको जनता कहेगी हम उसको बना देंगे किंग। हमारा कोई वो तो है नहीं। और चौधरी अभय सिंह जी कोई लोगों से दबने वाले आदमी नहीं है, खुल करके बात करते हैं, खुल करके फैसले लेते हैं और जो बात कह देते हैं उसको पूरा करने का काम है। जो आपके राजनीतिक विरोधी है ना अर्जुन जी, पिछली बार इनेलो परिवार टूटने के कारण एक सीट पे सीमित रह गई थी। इस बार पूरी तैयारी है कि भाई जो एक सीट है वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से खोस ली जाए, उसको कैसे देखते हो? देखिए जी, हमारे जो राजनीतिक विरोधी है वो आज से ही नहीं, वो 2005 से माड़ा जप रहे हैं कि इनेलो कैसे भी खत्म हो जाए, और बहुत षड्यंत्र हुए। चौटाला साहब को जेल में डाला गया, बीजेपी के द्वारा इस पार्टी के अंदर एक दरार लाने की कोशिश करेगी, बहुत इन्होंने प्रयास करे हैं। लेकिन जहाँ आपकी लड़ाई बड़ी होती है और लड़ने की आपके अंदर क्षमता होती है, प्रयास कोई कितना करते रहे, लड़ाई में कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, लेकिन जब तक आपके अंदर लड़ने की क्षमता है और बड़ी लड़ाई है, आपको कोई हरा नहीं सकता। जैसे पहले जब पैदल यात्रा चली हुई थी ना अभय सिंह जी की परिवर्तन यात्रा, उचाना जाते हैं तो अभय सिंह जी एक बयान देते हैं वहाँ कि जो हरियाणा का इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सीएम चेहरा होगा ना, वो उचाना की धरती से होगा। और अभय जी इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं, और जो 25 सितंबर की रैली है जो चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के रूप में मनाई जाती है, वो भी उचाना रखी गई है। तो क्या ये एक नया शंखनाद नजर आता है, उचाना की धरती से अभय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए जी, मैंने आपको क्या बात कही थी, हालांकि बात कितनी पुरानी हो, आपको भी याद है, मुझे भी याद है जी, और मैं यही बात दोबारा दोहराऊंगा, अभय सिंह जी जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। थोड़ा समय दीजिए, ये बात पूरी होती है आपको दिखेगी। एक थोड़े दिन पहले फेसबुक पे एक क्लिप चली हुई थी, जैसे ही अभय जी उचाना से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं ना कि सीएम कैंडिडेट जहाँ से आएगा, तो एक आपके क्षेत्र में मीनू बेनीवाल जी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे डर के कारण इलाहाबाद छोड़ के चले जाएंगे अभय जी इस बार। देखिए जी, ये जो फ्यूचर मेकर टाइप आदमी होते हैं ना, इनका कोई असर नहीं है। इनकी आदत है बोलना, ये चाहे कितना ही बोले, इनके ना बोलने से कोई फ़र्क पड़ता, ना इनके कहने से फ़र्क पड़ता, ना इनके वजह से कोई हमारे संगठन के फैसले लिए जाते। हम अपने फैसले खुद लेते हैं। जो ये टिकटों का वितरण है, ये इंडियन नेशनल लोकदल कब तक कर देगी सर? ये तो देखिए जी, समय के साथ ही आपको बता सकता हूँ, ना तो मैं पहले का कह सकता, ना मैं बाद का कह सकता। ये जब वितरण होगा तो सबसे पहले आप के माध्यम से ही हम जनता को बताएंगे। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की तरफ से कि भाई डेट थोड़ी ही डिले कर दीजिए, कारण क्या है? पार्टी की तैयारी नहीं है या कुछ कारण हो रहा है? हमने डिले के लिए नहीं बोला जी, और यदि अगर हमारी तैयारी ना होती तो मैं आज मैदान में थोड़ी खड़ा होता है ना। तो ये तो वही बात है, ये विरोधी है, उन्होंने कोई ना कोई बात कहनी। हमने चुनाव आयोग को एक बात कही थी कि संविधान को संज्ञान में रखते हुए ये फैसला लेना चाहिए था, और ये पहले से ही सोचना चाहिए था कि अगर लॉन्ग वीकेंड आता है तो इसके अंदर अगर कोई बदलाव करना था, ये चीज़ सोच समझ कर टाइम के साथ ये फैसले लेने होते हैं। ये जल्दबाजी में लिए हुए फैसले सबके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं। आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, ये जो कांग्रेस इस बात को लेकर के कह रही है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, पिछली बार अपने चुनाव हुए थे तो कब हुए थे? अक्टूबर के एंड में हुए थे, और काउंटिंग कब हुई थी? नवंबर में हुई थी जी। रिजल्ट नवंबर में डिक्लेयर हुआ था क्योंकि एंड में पड़े थे। और हमारे प्रदेश के साथ 2 और प्रदेशों का चुनाव था, अगर आपको याद हो। कौन से प्रदेश थे? एक झारखंड था जी, और एक महाराष्ट्र था जी। साथ सेम डे को हमारे चुनाव हुए थे। आज ये पहली बार देखने को मिल रहा है भी चुनाव आयोग ने एक प्रदेश के चुनाव तो पहले करा दिए और 2 प्रदेशों के चुनाव 3-3 महीने 4-4 महीने आगे सरका दिए। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये संविधान का उल्लंघन है। आप लोकसभा के चुनाव में जगह जगह जाके संविधान की एक कॉपी लेकर के लोगों को दिखा रहे हो, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेके कह रहे हो कि भाई हमने इनका बनाया हुआ संविधान बचाना है। अब जब संविधान का उल्लंघन हो रहा है तब आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? तब आप चुप क्यों बैठे हो? आप क्यों नहीं अब अपनी आवाज़ उठा रहे? आप इस पर अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? ये तो हम सबको पता है चुनाव जल्दी हुए हैं, यारी सबकी है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर इसका मतलब लोकसभा में भी तुम्हारा ढकोसला था। हमारे गठबंधन के साथी बीएसपी के साथ मिलकर के ये फैसला लिया गया क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए उसूलों के खिलाफ है, इसलिए हम इसने इस आवाज़ को उठाने का काम करा। और जब जब संविधान का कहीं पर भी उल्लंघन होगा हम आवाज़ उठाएंगे। अर्जुन जी, दो पार्टियां हो रहे हैं हरियाणा के, छोटे दल हैं। एक बलराज कुंडू जी की पार्टी है और दूसरी है सर्वहित पार्टी, आर्य समाज यूनियन जो बनाई हुई है। उनकी संभावनाएं हैं, चर्चाएं जोरों पर है हरियाणा में कि ये भी इनेलो और बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। देखिए जी, सर्वहित पार्टी के साथ हमारे पहले भी विचार मिले हैं और हमने मिल करके चौधरी अभय सिंह जी का चुनाव लड़ने का काम करा और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हम दोबारा मिल करके आगे बढ़ सकें। और बलराज कुंडू जी के भी, उनका भी पहले चौधरी अभय सिंह जी को समर्थन आया है, परंतु ये सारी बातें जो हैं, ये सारे फैसले जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, ये उन्होंने लेने होते हैं। हमने दोनों के साथ काम करा और हमने खुल करके बड़े अच्छे तरीके से काम करा है। आगे पार्टी ये जिम्मेवारी लगाई कि हम मिल करके काम करेंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबला जो आपने बताया है, इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो बाजी कौन मारता हुआ नजर आ रहा है सर? जहाँ जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, हमारा इतिहास रहा है, हम मेहनत में कमी नहीं छोड़ते, हम बाजी मार के लेके जाते हैं। बीजेपी उतनी कमजोर है जितनी दिखाई जा रही है, या है अभी गुंजाइश कुछ? देखिए जी, आज के दिन प्रदेश भर के अंदर लोगों के मन में एक बात है कि भी लोग इस बीजेपी से तंग आ रखे हैं जी। लोग इस बीजेपी को ख़त्म करना चाहते हैं, लोग इस बीजेपी को इस प्रदेश और देश से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने ये है कि ऑल्टरनेटिव नहीं था। लोकसभा के अंदर भी ऑल्टरनेटिव नहीं था, वरना आप एक चीज़ देखिए, लोकसभा के अंदर समस्त जो ऑपोजिशन है उसको बहुत बड़ा मार्जिन मिला। आपकी बार बहुत मुश्किल से ही बीजेपी की, एनडीए की सरकार बनी जी। ये दो चीज़ें साबित करता है, जहाँ लोगों का बीजेपी से मन हट चुका है वहीं पर ही लोगों का कांग्रेस में कोई विश्वास नहीं बढ़ा। कांग्रेस के प्रति आज भी लोगों का विश्वास नहीं है। दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिनको आज लोग सत्ता में नहीं देखना चाहते। आपके भाई हैं बड़े, दिग्विजय चौटाला जी डबवाड़ी से तैयारी कर रहे हैं, मुद्दे बांटे जा रहे हैं, लाइब्रेरी खोली जा रही है, कैसे देखते हो? बांटन के मुद्दे कोई नहीं बांटेगा, जी करे मुद्दे बांटन का। चलो कोई 5-10 साल में कोई अकल आ गई, कोई 2-4 काम कर देगा, ठीक है, कोई अकल आ जाए तो बढ़िया है। बाकी मुद्दे वुड्डे बांटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये घूमी जाओ, इनकी राजनीतिक ज़मीन अब ख़त्म हो चुकी है। कैसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा की अब राजनीतिक ज़मीन ख़त्म हो चुकी है? वो तो बड़े ये कहते हैं कि हम तो हरियाणा को प्रगति के पथ पे लेके गए हैं। देखिए जी, जब लोग आपको वोट देते हैं जी, 2 कारणों से देते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है विश्वास जी, और दूसरा एक बड़ा कारण होता है इमोशन। यदि आपके प्रति किसी का विश्वास है या फिर इमोशनली कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों ने इनको वोट दिया। जिन लोगों ने इन पे विश्वास करा उनको भी इन्होंने धोखा दिया, और जिन लोगों ने इमोशनली इनका साथ दिया उन लोगों को भी इन्होंने धोखा दिया। जब आप अपनों के नहीं रहते तो आप कहाँ कहाँ जाओगे, लोग आपको छोड़ देंगे। लोगों ने इनको एक बार, पार्टी न्यारी हुई, ये बड़ा रोए थे लोगों के आगे, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लोगों ने एक बार विश्वास करा, बार बार नहीं करते लोग विश्वास। मैंने उनसे पूछा था इस बारे में भी जी, वो कह रहे हैं कि हमें लोकसभा में सजा दे चुकी है जनता, अब बार बार सजा नहीं देती जनता, अब हम दिल जीतने का काम करेंगे। लड़ लो, मैं तो आपके बात क्या आज होता हमने मेरा पर देगा। अर्जुन जी, अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से? अंत में मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को यही कहूँगा कि आज पूरा प्रदेश ये दोनों पार्टियों से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन दोनों से परेशान है। मैं तो आप सभी से यही कहूँगा कि आप और हम मिल करके दोबारा प्रदेश को विकास पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो विचारधारा है, जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल करके दोबारा प्रदेश में विकास लाएँ और दोबारा एक जनता की सरकार बनाएं। धन्यवाद। ये थे अर्जुन चौटाला जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप भी एक सभ्य कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि हरियाणा में कौन सी पार्टी सरकार अपनाने जा रही है। तो जुड़े रही ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज़ चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।